हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम सामान्य हिंदी का क्रिया चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, क्रिया क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं, तो वाक्य में जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, वाक्य में जिस पद से जिस पद से जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, वाक्य में जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे हमने लिखा, जैसे टहलना, टहलना, खाना, जाना। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब क्रिया है। ठीक है, तो वाक्य में जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो टहलना, खाना। ठीक है, राम खाना खाता है, तो क्या हुआ, खाना क्या हुआ, क्रिया हुई। ठीक है, राम जाता है। ठीक है, तो जाता क्या हुआ, क्रिया हुई। ठीक है, तो क्रिया हमने पढ़ा कि क्रिया किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और क्रिया आगे पढ़ने से पहले एक शब्द और आता है, धातु। ठीक है, धातु किसे कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। धातु धातु किसे कहते हैं, तो धातु किसे कहते हैं, तो जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे हम धातु कहते हैं। ठीक है, अर्थात क्या है कि धातु धातु ही वह मूल शब्द है जिससे क्रिया बनती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि धातु किसी क्रियापद का वह अंश है जो उसके विभिन्न रूपों में समान रूप से विद्यमान रहता है। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं और इसको समझते हैं कि धातु किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिस मूल शब्द से जिस मूल शब्द से जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है क्रिया बनती है क्रिया बनती है उसे उसे धातु कहते हैं। उसे हम धातु कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। जैसे हमने लिखा, जैसे जैसे लिखा हमने, पढ़। पढ़ क्या है, ये धातु है। ठीक है, धातु है। अगर इसका हम क्रिया बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसका पढ़ का क्रिया क्या होगा, तो पढ़ का क्रिया होगा पढ़ना, पढ़ाना या पढ़वाना। ठीक है, पढ़ना, पढ़ाना या पढ़वाना, ये क्या है, ये धातु है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ क्या है, धातु है। ठीक है, और इससे क्रिया बनी है क्या है, पढ़ाना, पढ़ना, पढ़ाना और पढ़वाना। ये सब क्या है, ये सब धातु से ही क्या बनी है, क्रिया बनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं कि क्रिया को विभाजन कितने आधार पे होता है। ठीक है, क्रिया का विभाजन के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्रिया का विभाजन कितने आधार पे किया जाता है। विभाजन क्रिया का विभाजन कितने आधार पे किया जाता है, तो क्रिया का विभाजन मुख्यतः दो आधार पे किया जाता है। ठीक है, क्रिया का विभाजन प्रायः दो आधार पर किया जाता है, या
किया जाता है या स्वीकृत है, ठीक है, किया जाता है। कौन कौन से, चलिए इसको लिखते हैं हम। तो पहला है, पहला है व्युत्पत्ति के आधार पे, ठीक है, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पे, और दूसरा है रचना के आधार पे, रचना के आधार पे, ठीक है। तो क्रिया का विभाजन विभाजन मुख्यतः दो आधार पे किया जाता है, पहला है व्युत्पत्ति और दूसरा है रचना के आधार पे, ठीक है। तो चलिए इसी को बारी बारी से हम एक एक पढ़ेंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पे क्रिया के भेद कितने होते हैं, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पे क्रिया के भेद हम पढ़ेंगे। पहला है व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पर, आधार पर क्रिया के भेद, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद हम पढ़ेंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो ठीक है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया को मुख्यतः मुख्यतः इसके कितने भेद होते हैं, तो चार भेद होते हैं, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं। चलिए उसको पढ़ते हैं हम बारी बारी से, ठीक है। कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। कौन कौन से, तो पहला होता है प्रेरणार्थक क्रिया, क्रिया, दूसरा होता है, दूसरा होता है यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया, तीसरा होता है नाम धातु, और चौथा होता है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया, नाम धातु, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से इनके बारे में भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया हम पढ़ेंगे। तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, तो वे क्रिया जिनसे यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया, वह क्रिया क्या कहलाती है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं और एग्जाम्पल से इसको हम समझेंगे। वे क्रिया, वे क्रियाएं, वे क्रियाएं जिनसे यह पता चलता है, जिनसे यह पता चलता है, पता चलता या पता चले, ठीक है, पता चले हम लिखते हैं यहाँ पे, यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके, स्वयं कार्य न करके, स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, करके न करके किसी अन्य को, अन्य को कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, वो क्या कहलाती है, तो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, कहलाती है, तो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने लिखा, जैसे, जैसे, जैसे हमने लिखा पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना क्या है, यह
क्रिया है, ठीक है। पढ़ना क्या है, क्रिया है। और अगर हम कहेंगे कि इसमें क्या है कि प्रेरणार्थक क्रिया में कि वे क्रिया जिनसे यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। तो पढ़ना, पढ़ना से अगर हम प्रेरणार्थक क्रिया बनाएंगे, पढ़ना से प्रेरणार्थक क्रिया बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो पढ़ना से क्या होगा, पढ़ाना या पढ़वाना, ठीक है, पढ़ाना या पढ़वाना, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें क्या हो रहा है कि ये प्रेरणार्थक क्रिया है, इसमें क्या है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे पढ़ते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो रूप होते हैं, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो रूप होते हैं, कौन कौन से, चलिए उसको लिखते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं या दो रूप बनते हैं, दो रूप बनते हैं, कौन कौन सा, पहला होता है प्रथम प्रेरणार्थक रूप, प्रथम प्रेरणार्थक रूप, और दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक रूप, ठीक है। तो प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं, पहला होता है प्रथम प्रेरणार्थक रूप, दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक रूप, ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम बारी बारी से। पहला पढ़ेंगे हम प्रथम प्रेरणार्थक रूप, ठीक है। प्रथम प्रेरणार्थक रूप के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह क्या होता है, प्रथम प्रेरणार्थक रूप, यह रूप मूल धातु में आना प्रत्यय जुड़ने से बनता है, ठीक है। प्रथम प्रेरणार्थक रूप कैसे बनता है, तो यह मूल धातु में, जो मूल धातु में आना प्रत्यय लगने से बनता है, ठीक है। आना प्रत्यय जोड़ने से यह प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनता है, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं हम। यह रूप, यह रूप मूल धातु में, मूल धातु, मूल धातु में आना प्रत्यय, आना प्रत्यय, आना प्रत्यय जुड़ने से बनता है, जुड़ने से बनता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं हम। जैसे हमने लिखा देखना, देखना क्या है, ये मूल धातु है, ठीक है, मूल धातु। और इसमें अगर हम आना प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा दिखाना, ठीक है। इसी तरह सोना हमने लिखा, सोना क्या है, मूल धातु है, ठीक है। और इसमें आना प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो सोना का क्या हो जाएगा, सुलाना, सुलाना, ठीक है। आना प्रत्यय हमने जोड़ा तो इसमें क्या हो जाएगा, सुलाना हो जाएगा। इसी तरह हमने लिखा उठना, उठना, उठना क्या है, मूल धातु है, मूल धातु में आना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा, तो क्या बनेगा, तो यह बनेगा उठाना, उठाना बनेगा, ठीक है। तो यह हो गया प्रथम प्रेरणार्थक रूप। प्रथम प्रेरणार्थक रूप में क्या होता है कि मूल धातु में आना प्रत्यय जोड़ने से ये क्या बनता है, प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं हम द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप, ठीक है। द्वितीय प्रेरणार्थक रूप के बारे में पढ़ेंगे अब। तो द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में क्या होता है, तो यह रूप क्या है, मूल धातु में वाना प्रत्यय जुड़ने से बनता है, ठीक है। द्वितीय प्रेरणार्थक रूप मूल धातु में वाना प्रत्यय जोड़ने से बनता है, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं हम। यह रूप, यह रूप मूल धातु में, यह रूप मूल धातु में, धातु में वाना,
वाना प्रत्यय जुड़ने से बनता है, जुड़ने से बनता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे 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 हमने लिखा पिछला वाला ही, देखना। ठीक है, देखना क्या है, मूल धातु है। अगर इसमें हम वाना प्रत्यय लगाएंगे तो ये क्या होगा, तो ये होगा दिखवाना। ठीक है, यह क्या होगा, दिखवाना। ठीक है, इसी तरह हमने लिखा उठना, उठना। तो इसमें वाना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा उठवाना, उठवाना। ठीक है, इसी तरह हमने लिखा सोना, सोना। सोना क्या है, मूल धातु है। सोना क्या है, मूल धातु है। इसमें वाना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा, तो ये होगा सुलवाना। ठीक है, तो ये हो गया प्रेरणार्थक क्रिया के रूप। कितने होते हैं, दो होते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप, दोनों के बारे में हमने बारी बारी से पढ़ा। अब आगे पढ़ेंगे हम यौगिक क्रिया। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया किसे कहते हैं, यौगिक क्रिया, यौगिक हेलो हेलो। चलिए अगला देखते हैं हम, अगला पढ़ेंगे हम यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया या इसी को कहीं कहीं संयुक्त क्रिया भी लिखा होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम कि यौगिक क्रिया किसे कहते हैं। तो जहां दो अथवा जहां दो अथवा अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग हो, वहां क्या होता है, योग वह वे यौगिक क्रिया कहलाती हैं। या यौगिक क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से अथवा मूल धातु में प्रत्यय लगने से बनती है। ठीक है, यौगिक क्रिया कैसे बनती है, चलिए इसको हम लिखते हैं। तो यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया दो या दो या दो से अधिक, दो से अधिक, दो या दो से अधिक धातुओं धातुओं के संयोग से, के संयोग से अथवा अथवा मूल धातुओं में प्रत्यय लगाने से बनती है। अथवा मूल धातुओं मूल धातुओं या मूल धातु, ठीक है, मूल धातु में प्रत्यय लगाने से बनती हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं हम। ठीक है, तो हमने लिखा हंस, हंसना। ठीक है, हमने लिखा हंसना। हंसना क्या है, ये यौगिक क्रिया है। ठीक है, हंसना। फिर उसके बाद हो गया हंसाना, आना। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आना प्रत्यय लगा है। ठीक है, हंसाना। फिर उठना आदि, ये सब क्या है, ये सब यौगिक क्रिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला पढ़ेंगे हम तीसरा। तीसरा हम पढ़ेंगे, तीसरा है नाम धातु, नाम धातु क्रिया। तीसरा है नाम धातु क्रिया। ठीक है, नाम धातु क्रिया के बारे में पढ़ते हैं कि नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, तो संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। ठीक है, या इसी को संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बने क्रियापद क्या कहलाते हैं, नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं हम। संज्ञा, सर्वनाम
संज्ञा सर्वनाम अथवा अथवा विशेषण विशेषण शब्दों से बने विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। नाम अथवा विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा, जैसे हथियाना। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा लाठी। यह क्या है? लाठी क्या है? यह संज्ञा है। ठीक है, और संज्ञा है तो इससे नाम धातु क्रिया क्या बनेगी? तो इससे नाम धातु क्रिया बनेगी लठियाना। ठीक है, लाठी से क्या होगा? लठियाना। ठीक है, तो यह क्या हो गया? यह नाम धातु क्रिया हुई। ठीक है, संज्ञा में क्या है कि संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। या संज्ञा अथवा संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बने क्रियापद क्या कहलाते हैं? नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। तो लाठी क्या है? संज्ञा है। संज्ञा से क्या बना है? तो लठियाना क्या बना है? नाम धातु क्रिया बना है। ठीक है, इसी तरह हमने लिखा रोगी। ठीक है, रोगी क्या है? ये रोगी विशेषण है। ठीक है, रोगी क्या है? विशेषण है। रोगी विशेषण है, और विशेषण से नाम धातु क्रिया क्या बनेगी? तो रोगी से रोगियाना बनेगा। रोगियाना, यह क्या हो गया? नाम धातु क्रिया हो गई। ठीक है, तो हमने पढ़ा यौगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया। उससे पहले हमने पढ़ा था प्रेरणार्थक क्रिया। अब अगला पढ़ते हैं हम चौथा। अगला हम पढ़ेंगे चौथा है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, चौथा है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया हम पढ़ेंगे कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब कर्ता का एक क्रिया संपन्न दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होना पाया जाए तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? तो किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वहां क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं हम और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। किसी क्रिया से पूर्व किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हमने लिखा मैं अभी सोकर उठा हूं। ठीक है, मैं अभी सोकर उठा हूं। ठीक है, मैं अभी सोकर उठा हूं, तो इसमें क्या है? उठा हूं क्रिया। ठीक है, उठा हूं क्रिया से पूर्व क्या आया है? सोकर आया है। सोकर क्रिया का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। क्या है कि उठा हूं क्रिया, ये क्या है? क्रिया है, और इससे पहले सोकर क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दो क्रिया है। उठा हूं ये भी एक क्रिया है, और उससे पहले एक और क्रिया सोकर उठा हूं
यानी दो क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे सोकर क्या होगा, सोकर यह पूर्वकालिक पूर्वकालिक क्रिया होगा। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया कौन होगा, तो सोकर होगा। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया का प्रयुक्त हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो आपने पढ़ा पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे हम आगे हम पढ़ेंगे कि रचना के आधार पर रचना के आधार पर क्रिया के भेद हम पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर क्रिया के मुख्यतः दो भेद माने गए हैं। ठीक है, दो भेद स्वीकृत हैं। कौन कौन से, तो पहला है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और दूसरा है अकर्मक क्रिया क्रिया। ठीक है, रचना के आधार पे क्रिया के मुख्यतः क्या है, दो भेद स्वीकृत हैं। कौन कौन से, तो पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए इसको बारी बारी से पढ़ते हैं हम कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया के बारे में। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो जिस क्रिया के साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो जिस क्रिया के साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में व्यापार का फल किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। ठीक है, स्वकर्म यानी कर्म के साथ। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं और एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जिस क्रिया के साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो, वह कर्म की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस क्रिया के साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया में व्यापार का फल किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। कर्म पर पड़ता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं हम, जैसे हमने लिखा कि मोहन विद्यालय जाता है। मोहन विद्यालय जाता है। मोहन विद्यालय जाता है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जाना क्या है, यहाँ पे जाता है, यह क्या है, जाना क्या है, जाना क्रिया है। और क्रिया के साथ क्या है, क्रिया के साथ कर्म इसमें क्या है, तो वह कहाँ जाता है, तो विद्यालय जाता है। ठीक है, तो विद्यालय क्या होगा, विद्यालय ये कर्म हो गया और जाना क्या होगा, जाना क्या है, ये क्रिया है। और एग्जाम्पल लिखते हैं हम कि वह पढ़ता है, तो इसमें क्रिया कौन सी होगी, तो इसमें क्रिया पढ़ना, या क्या हुआ, यह क्रिया होगी। ठीक है, और क्रिया के साथ वह पढ़ता है, तो वह क्या पढ़ता है, तो इसमें वह पुस्तक पढ़ता है। क्या है, तो इसमें पुस्तक क्या होगा, क्रिया के साथ पुस्तक पढ़ने की क्या है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि वह पुस्तक ही पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि संभावना हो रही है किसकी, तो पुस्तक की संभावना हो रही है। तो सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या आती है, तो जिस क्रिया के साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो। ठीक है, तो यहाँ पे कर्म की संभावना व्यक्त की जा रही है कि वह क्या पढ़ रहा होगा, तो वह पुस्तक ही पढ़ता होगा। ठीक है,
वह पुस्तक ही पढ़ रहा होगा, तो इसमें क्या है, कर्म की संभावना की जा रही है। ठीक है, पुस्तक की जगह पे कुछ और पढ़ रहा होगा तो भी वो क्या होगा, कर्म की संभावना ही व्यक्त की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला पढ़ेंगे हम अकर्मक क्रिया। ठीक है, अगला है दूसरा हमारा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, ठीक है, तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो अकर्मक क्रिया, तो जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अकर्मक क्रिया का कर्म नहीं होता है। ठीक है, अकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्म नहीं होता है। ठीक है, अकर्म यानी कर्म के बिना। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं और एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। तो जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे मैं लिखता हूं कि मैं सोता हूं, मैं सोता हूं, मैं सोता हूं, तो इसमें क्या हो रहा है कि मैं सोता हूं, तो अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे। अकर्मक क्रिया की अगर पहचान करनी हो तो क्या, किसे या किसको आदि हम प्रश्न करते हैं। ठीक है, अकर्मक क्रिया की पहचान, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, अकर्मक पहचान के लिए किसे या को आदि प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता है। प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता है, तो वहां क्या होगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो मैं सोता हूं, ठीक है, मैं सोता हूं, या हम इसी को दूसरा एक सेंटेंस लिखते हैं कि बच्चे रोते हैं। ठीक है, तो अच्छा इसी को हम देखते हैं कि मैं सोता हूं, तो अगर मैं प्रश्न करूंगा कि मैं क्या सोता हूं, तो क्या उत्तर मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। या तो फिर मैं इसी की जगह पे मैं किसे सोता हूं, ये भी उत्तर नहीं मिल रहा है। मैं किसको सोता हूं, ये भी उत्तर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे एक और मैं एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे, जैसे मैं लिख रहा हूं कि बच्चे रोते हैं। ठीक है, बच्चे, ठीक है, तो अगर मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि बच्चे क्या रोते हैं, तो कोई उत्तर मिल रहा है, कोई उत्तर नहीं मिला। या बच्चे किसे रोते हैं, कोई उत्तर नहीं मिल रहा। या बच्चे किसको रोते हैं, तो भी उत्तर नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, ठीक है, क्या होगी, तो यहाँ क्रिया के कुछ अन्य भेद होते हैं। क्रिया के कुछ अन्य भेद भी होते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे हम द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, ठीक है, द्विकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे हम। ये द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी सकर्मक क्रिया जिसके साथ दो कर्म हो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है,
चलिए इसको लिखते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ऐसी सकर्मक क्रिया, ऐसी सकर्मक क्रिया जिसके साथ दो कर्म हो, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जिसके साथ दो कर्म हो, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं हम। जैसे जैसे हमने लिखा कि योगेश बच्चों को व्याकरण पढ़ाता है। ठीक है, योगेश बच्चों को व्याकरण पढ़ाता है, योगेश बच्चों को व्याकरण पढ़ाता है, योगेश बच्चों को व्याकरण पढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ाना क्या हो गया, यहाँ पे जो पढ़ाना है, यहाँ पे जो पढ़ाना है यह क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। पढ़ाना क्या है, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो कर्म। ठीक है, सकर्मक क्रिया के दो कर्म कौन कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पे कर्म हो जाएंगे बच्चे और व्याकरण। ये क्या है, ये कर्म है। बच्चे और व्याकरण क्या है, कर्म है। ठीक है, तो पढ़ाना क्या हो गया, तो पढ़ाना यह द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो योगेश बच्चों को व्याकरण पढ़ाता है, यह पूरा क्या हो जाएगा, तो यह द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे हम संयुक्त क्रिया। ठीक है, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। ठीक है, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, चलिए इसको पढ़ते हैं। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, तो दो क्रियाओं के योग से निर्मित क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। दो क्रियाओं के योग से निर्मित क्रिया क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। दो क्रियाओं के योग से निर्मित क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है, दो क्रियाओं के योग से निर्मित क्रिया क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मेरी बात पर वह चौंक उठा, मेरी बात पर वह चौंक उठा, मेरी बात पर वह चौंक उठा। ठीक है, मेरी बात पर वह चौंक उठा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, संयुक्त क्रिया यहाँ पे क्या हो गई, तो यहाँ पे चौंक उठा यह क्या है, संयुक्त क्रिया हो गई। ठीक है, यहाँ पे दो क्रियाओं के योग से क्या है, क्रिया बनी है, तो क्या हो गया, संयुक्त क्रिया हो गई। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ेंगे हम कि संयुक्त क्रिया के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो संयुक्त क्रिया के भेद के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।